एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठता है और अपने आंगन में इधर उधर टहल ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे पे पड़ती है, जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था। तो वो सोचते हैं कि बेटी आज तो जल्दी उठ गई। तो वो अपनी बेटी को देखने के लिए और उससे मिलने के लिए जैसे ही गेट को पूरा खोलते हैं और अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं तो उन्हें जोरदार शौक लगता है। और शौक इतना गहरा होता है कि उन्हें ऑन द स्पॉट ब्रेन स्ट्रोक का दौरा आ जाता है, जिसके बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और उनका इलाज स्टार्ट किया जाता है। और जिसके कुछ समय बाद उनको होश आता है। तो एक व्यक्ति जो पहले से ही ब्लड कैंसर से पीड़ित है और जिसे अभी अभी ब्रेन स्ट्रोक का दौरा आया है, वो किसके बारे में सोचेगा? ऑब्वियसली अपनी जवान बेटी के बारे में। तो वो अपनी बेटी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक शख्स आता है और उनके हाथों को पकड़ता है और उन्हें सहलाते हुए कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लड़की के पिता घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति कौन है और ये कैसी बातें कर रहा है, और वो उसे शादी के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद वो व्यक्ति अपनी पूरी बात बताता है और धीरे धीरे उन अंकल को अपनी बातों में ले लेता है और शादी के लिए उन्हें कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद अंकल भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति अंकल से एक सहमति पत्र पर भी साइन करवा लेता है और कहता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इस सहमति पत्र के बारे में किसी को मत बताना। जिसके कुछ दिनों बाद लड़की के पिता की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है तो वो उन्हें घर ले आते हैं। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी लड़की की शादी तो नहीं होती है। लेकिन वो लड़की एक दिन उस व्यक्ति को पहले तो 120 बार कॉल करती है और जब वह एक भी बार कॉल रिसीव नहीं करता है तो वो अपने आप पर तेल डालती है और आग लगाकर खुदकुशी कर लेती है। तो ये केस है झारखंड के एक ऐसा पिता और उनकी सबसे लाडली बेटी का, जिसके साथ ये सब कांड हुआ है। एक फराज नाम का व्यक्ति 5-6 साल पहले इस लड़की से दोस्ती करता है अपनी पहचान छुपाकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद वो अपनी निजी बातें शेयर करने लगते हैं, जैसा कि दोस्ती में होता है। ऐसे ही ये लड़की भी एक दिन फराज को बातों ही बातों में ये बता देती है कि उसके पिता ने उसके नाम पर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कर रखी है। और ये सुनते ही फराज को पता चल जाता है कि ये तो पैसे वाली पार्टी है। उसके बाद वो एक ऐसा खतरनाक जाल बुनता है जिससे वो इस लड़की को यूज करके उस सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके। उसके बाद वो अपने परिवार को बताता है और पूरा परिवार मिलकर एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह से उस लड़की को यूज करके उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़पेंगे। और पता चलने के बाद प्लान के हिसाब से फराज उस लड़की के साथ मीठी मीठी बातें करना और नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है और उसे प्यार के जाल में फंसाने लगता है। और उसके बाद वो उसे इमोशनल कर करके पैसे ऐंठना शुरू कर देता है और वो ऐसे करके उसे 6.5 लाख रुपए ऐंठ भी लेता है। लेकिन उनकी नज़र 20 करोड़ पर थी, तो उन्होंने सोचा ऐसे तो ये नहीं मिलने वाले, तो वो इसके लिए दूसरा जरिया अपनाते हैं। जिसके बाद फराज उस लड़की को मिलने के बहाने बुलाकर उसे खाने पीने की चीज़ों में मंग नाम का ड्रग्स मिलाकर पिला देता, जिससे वो बेसुध हो जाती और उसके बाद फराज उसके साथ रेप करता। और ऐसा वो एक बार नहीं बल्कि बार बार और लगातार करता है। और इसी तरह से उसे ड्रग देकर रेप करने का ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। और इसी के चलते वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब इस प्रेगनेंसी का फराज को और उसकी फैमिली को पता चलता है तो वो इस लड़की पर दबाव बनाते हैं और उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। उसके बाद भी ये रेप का सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन करीब 3 साल पहले लड़की के पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी ने परिवार में से ही किसी से 4-5 लाख रुपए उधार लिए हैं। तो जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से बात करते हैं तो वो बताती है कि उसने वो पैसे अपने किसी दोस्त को दिए हैं बिजनेस में हेल्प करने के लिए। तो उसके पिता उसे डांटते हैं और समझाते हैं कि अब दोबारा से तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी। तो लड़की भी कहती है ठीक है। इसके बाद ये मामला लड़की के पिता के लिए यहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन बेटी तो अब तक बहुत गहरे दलदल में फंस चुकी थी। जिसके बाद लड़की को धीरे धीरे उस ड्रग्स की आदत लग जाती है और बिना उस ड्रग्स के उसे नींद ही नहीं आती है। और ये काम फराज के लिए और भी अच्छा हो जाता है।
जब चाहता उसके साथ रेप करता और जहाँ पे भी चाहता उसे लेके जाता। इसी के चलते वो लड़की फराज से एक दिन शादी के बारे में बात करती है। तो फराज कहता है कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम। ये सुनते ही लड़की को शौक लगता है, तो वो कहती है कि तुम्हें अगर मुझे शादी नहीं करनी थी तो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो फराज कहता है कि शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हें हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ेगा और हमारा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो लड़की तो उसे सच में प्यार करती थी, तो वो उसके लिए मान जाती है और शादी करने के बारे में सोचकर खुश हो जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितने साथी लोगों के बनाए हुए जाल में फंस चुकी है। उसके बाद फराज उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। उसे अलग अलग मुस्लिम ग्रुपों में जोड़ देता है जिसमें कुरान की आयतें और इस्लामिक कोट्स आते थे, जिसे उसे पढ़कर उसे समझकर उसका अर्थ फराज को बताना होता था, ताकि फराज को पता चल सके कि वो इस्लामिक रूल्स फॉलो कर रही है। उसको बुर्का पहनना होता था और उसको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती थी और नमाज पढ़ने के बाद उसकी सेल्फी फराज को भेजनी होती थी। और जिस दिन भी वह नमाज नहीं पढ़ती थी और फराज को पता चल जाता था तो फराज के द्वारा उसकी पिटाई होती थी। फराज ने उसके लिए एक मौलवी रखा था जो उसे इस्लाम की ट्यूशन देता था। इस तरह से फराज उसे एक तरफ तो इस्लाम में उसे कन्वर्ट कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो उसे ड्रग एडिक्ट बना रहा था। इसी के चलते इस लड़की के 70 साल के पिता, जिनके सिर्फ 4 बेटियां हैं और उनको ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, उनकी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, उसे वो एक दिन नमाज पढ़ते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का दौरा आता है। उसके बाद फराज आता है और उनसे वो सब बातें करता है, जिसके बाद वो शादी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन फराज अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें पिघला लेता है और लड़की के पिता भी अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही फराज एक सहमति पत्र लाता है जिसमें अंग्रेजी में लिखा होता है कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कराने जा रहा हूँ, किसी का कोई दबाव नहीं है और कल को अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें फराज की कोई गलती नहीं है। और फराज ये चिट्ठी लड़की के पिता को देता है साइन करने के लिए और वो भी ज़्यादा कुछ जाने बिना ही उस पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनकी बेटी बुर्का पहनने लगी है और दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगी है और इस्लामिक रूल्स फॉलो करने लगी है। जब वो अपनी बेटी से बात करते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फराज मेरे से शादी नहीं करेगा। इसी के चलते लड़की फराज को कहती है कि मैंने सजदा करना और नमाज पढ़ना सीख लिया है। तो फराज कहता है ठीक है, सभी स्टेप अच्छे से याद करो। जिसके बाद लड़की शादी के बारे में कहती है तो फराज कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देता है, लेकिन उसका मिलना और उसी तरह से रेप करना वो जारी रहता है। लेकिन वो जब भी शादी के बारे में बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। लेकिन जब लड़की बार बार शादी के बारे में कहती है तो वो मान जाता है और फाइनली 24 नवंबर को नोएडा के एक होटल में उनका रोका किया जाता है और रोके में शादी की डेट 15 दिन बाद रखी जाती है और शादी के पंजीकरण के लिए दस्तावेज भी तैयार करने लगती हैं। लेकिन 2 दिसंबर को फराज लड़की को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, शादी 6 महीने बाद रखते हैं और तुम अपने परिवार को कह दो कि हमने शादी कर ली है। लेकिन लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद वो लड़की के पिता से बात करता है और कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर होटल रेडिस में आ जाइए। तो वो होटल में पहुंचते हैं और फराज से शादी के बारे में बात करते हैं। तो फराज उन्हें कहता है कि शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन इससे पहले आप अपनी बेटी के नाम पर जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर करो, तभी मैं शादी करूँगा। ये सुनते ही लड़की के पिता के होश उड़ जाते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये तो मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि ये मेरी बेटी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि पैसे हड़पने के लिए मेरी बेटी को यूज़ कर रहा था। और उसके बाद वो शादी से पहले प्रॉपर्टी नाम करने से मना कर देते हैं। इसके बाद लड़की को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये मेरे से कोई प्यार नहीं करता, बल्कि मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझे इतने दिनों से यूज़ कर रहा है। लेकिन वो इस सच्चाई को अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। उसके बाद लड़की फराज को मैसेज करती है और कहती है, जब मैंने मेरे पापा को भी शादी के लिए मना लिया और जब सब कुछ सही हो रहा था तो तुम पीछे हट गए,
तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो फराज कहता है कि तुम्हारा किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तो लड़की कहती है कि तुम मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फराज कहता है ठीक है, कल बात करते हैं। तो वो अगले दिन फराज को कॉल करती है और जब वह कॉल रिसीव नहीं करता है तो वह उससे कुल 120 बार कॉल करती है, लेकिन वो एक भी बार कॉल रिसीव नहीं करता है। जिसके बाद वो उसे टेक्स्ट मैसेज करती है और उसके बाद वो उसे वॉइस मैसेज करती है। जिसके बाद वो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वो आत्महत्या करने का फैसला करती है। और वो 11 नवंबर को वह अपने चंद्रपुरी वाले घर से कुछ सामान लाने का कहकर निकलती है और फिर वह पहले बैंक पहुंचती है और अपने खाते से 2.53 लाख रुपए की धनराशि का एक चेक फराज के नाम से काटकर बैंक में जमा करती है। उसके बाद वो चंद्रपुरी वाले घर पहुंचती है और फिर छत पर जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालती है और आग लगा लेती है, जिसे देखकर आसपास वाले उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते उसकी जलकर मौत हो जाती है। जिसकी मौत के तुरंत बाद पुलिस और एफएसएल टीम पहुंचती है और जांच शुरू करती है। तो उन्हें लड़की के फ़ोन में चैट्स और वॉइस मैसेज मिलते हैं जिनमें वो बार बार यही कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है, उसमें भी लिखा होता है कि किस तरह से उसे कन्वर्ट किया जा रहा था और कितना प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसमें यह भी लिखा होता है कि वो शादी के बाद फराज को 4 करोड़ का बंगला, एक BMW कार और करोड़ों रुपए उसके बिजनेस में लगाएगी। पुलिस को 2 बैग मिलते हैं जिनमें फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिन्हें वो किसी फराज के जानकार की सहायता से फराज के पास पहुंचाने वाली थी, लेकिन पुलिस पहले ही पहुंच जाती है और उन्हें जब्त कर लेती है। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी पकड़ लेती है, लेकिन आरोपी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी वजह से उस लड़की ने आत्महत्या की है। एक बार इसका जवाब सुनिए जरा आप। वॉइस नोट भी छोड़ा उसने आपके लिए 120 करोड़ आपकी आप अटैच की तबीयत खराब है, सो रहा है इंसान, 120 के 220 फोन करे। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि लड़की आत्महत्या करते वक्त भी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो मतलब कि एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3 जिंदगियां छीनी जा चुकी हैं, जिसमें से किसी का भी कोई कसूर नहीं था। तो आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।